crude oil directly to हल्दिया, बरौनी एंड बोंगईगांव, ओके, जहाँ पे हमारे रिफाइनरीज थे, वहां से आईओसी के रिफाइनरीज है यहाँ पे हल्दिया, बरौनी एंड बोंगईगांव में, तो वहां पे लगा था फॉर दिस। अब ये ऑयल ऑब्वियसली हमने इंपोर्ट किया है, ओके, दिस इज ऑब्वियसली एन ऑयल दैट वी इंपोर्टेड, क्रूड ऑयल। मथुरा, दिल्ली, पानीपत, अंबाला, जालंधर, now you are talking of proper, now ये proper market oriented pipeline है, okay, because it is aiming, it aims कि यार ये रिफाइनरी से निकले और मार्केट सेंटर्स की तरफ चले जाए नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। ऑलराइट, सो नाउ यू आर टॉकिंग ऑफ मथुरा, दिल्ली, पानीपत। मथुरा में रिफाइनरी है, ओके, तो वहां से प्रोडक्ट्स, मथुरा एंड पानीपत दोनों जगह पे रिफाइनरी है, तो यहाँ से प्रोडक्ट्स निकलेंगे एंड दे विल, ये जो जलंधर, अंबाला वगैरह सेंटर्स है, यहाँ पर जाके ये इजीली, दिल्ली, अंबाला, जलंधर, सो वहां पे जाके ऑब्वियसली ये उस ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके, या फिर वो प्रोडक्ट्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके। सी पाइपलाइन जो होगा ना, फ्रॉम वॉट एवर योर, आई होप यू हैव मेड सेंस सो फार, कि पाइपलाइन का काम क्या है, आइदर जहाँ पे क्रूड ऑयल फील्ड है, ओके, सो इफ यू हैव एन ऑयल फील्ड, मैं उसको ऑयल फील्ड OF बुला रही हूँ, ओके, तो कोई ऑयल फील्ड अगर किसी जगह पे प्रेजेंट होगा, तो वहां से जो भी आपका क्रूड ऑयल है उसको किसी रिफाइनरी की तरफ ले जाए, ओके, फिर रिफाइनरी से यूजुअली आपको, सो अभी रिफाइनरी से आइदर द प्रोडक्ट कैन ओनली गो टू द मार्केट्स, ओके, मार्केट्स की तरफ जाएगा, या फिर इसको कहीं तो किसी पोर्ट की तरफ जा सकता है जहां से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके, from where it can be exported outside, okay, इसके इस बिजनेस के लिए आपको यूजुअली रिफाइनरी, मतलब रिफाइनरी से पाइपलाइंस जो निकलते हैं, pipelines which start from refineries to other places, and other places can either be market centers or they can be ports जहां से उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, okay, it is also possible that a refinery might begin, sorry, a pipeline might start from a port, किसी एक पोर्ट से पाइपलाइन निकल सकता है and it can go on to a refinery, okay, कोई पोर्ट जो होगा, वो जैसे ऑयल फील्ड से क्रूड ऑयल जाता था रिफाइनरी की तरफ, वैसे किसी पोर्ट से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, पोर्ट पे रादर, let's have imported crude oil arrive on a port, and then from that port there can be a pipeline which will lead up to a refinery, then वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा उस क्रूड ऑयल का उस रिफाइनरी में, एंड वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होंगे दे कैन बी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मार्केट्स ऑफ पोर्ट्स, ओके, इतना ही बिजनेस होता है, that is all that can happen, इतने ही परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं आपको, ओके, देयर इज लाइक इतना स्टैंडर्ड बिजनेस होता है कि कहीं से तो आपको उठाना है क्रूड ऑयल, यू हैव टू टेक इट टू अ रिफाइनरी, वहां पे उसका प्रोसेसिंग होगा, उस रिफाइनरी से आगे वो प्रोडक्ट फिर आइदर मार्केट सेंटर चला जाएगा या एक्सपोर्ट होने के लिए कहीं और चला जाएगा, या फिर किसी और बड़े वाले इंडस्ट्री की तरफ चला जाएगा, बट दैट इज ऑल दैट इज हैपनिंग, ओके। अंकलेश्वर, कोयाली, वंस अगेन यू गॉट टू रिमेंबर व्हिच एरिया दिस सर्व्स, ये गुजरात एरिया का है, क्रूड ऑयल ट्रांसफर करता था, अंकलेश्वर में हमारा ऑयल फील्ड है, तो वहां से क्रूड ऑयल ट्रांसफर करता था टू द कोयली रिफाइनरी, ओके, वंस अगेन गुजरात में ही है। सलाया, कोयली, मथुरा में, वंस अगेन ये सलाया एंड कोयली दोनों इसमें है, गुजरात में है, ये मथुरा रिफाइनरी से, मथुरा रिफाइनरी की तरफ जाता था, ओके, इट यूज्ड टू गो टुवर्ड्स द मथुरा रिफाइनरी, इसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया पानीपत एंड जलंधर की तरफ, ओके, इसी मथुरा से आगे इट वेंट टू जलंधर एंड पानीपत आल्सो, ओके, सो दैट इज वेयर इट वेंट, जलंधर प्लस पानीपत, and now this looks Jal plus Pani, so whatever, but this is where it went, okay, आगे जाके it went to these two refineries also. Pipelines can be extended ना, that is also one very interesting thing, जैसे railway lines, roadways को extend कर सकते हैं, वैसे thankfully pipelines को भी extend कर सकते हैं, so we did that, okay. हल्दिया कोलकाता, once again makes sense, it's ये refined petroleum products को हल्दिया से कोलकाता लेके आता था, okay, हल्दिया में refinery अपना, कोलकाता is a proper market center. Kandla Bhatinda, this is a very important line, okay. Kandla Bhatinda जो है, and for years it has worked as a very very important line for us. ये कांडला से निकलता है, गुजरात से, वो कांडला गुजरात में है, तो वहां से क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है टू द भटिंडा रिफाइनरी इन पंजाब, ओके। अभी उसी को हमने आगे थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया है, मुंद्रा चुरवा पाइपलाइन को इसी के साथ, कांडला भटिंडा पाइपलाइन के साथ जोड़कर वी हैव हैड अ प्रॉपर मुंद्रा टू पानीपत नेटवर्क, ओके, बहुत बड़ा वाला नेटवर्क बना दिया है मुंद्रा टू पानीपत वाला, ऑलराइट।
मुंबई हाई, मुंबई वंस यार ये तो अभी मुंबई हाई से मुंबई तक जाने वाला है, तो वी हैव अ रिफाइनरी इन मुंबई एंड देन मुंबई ऑयल फील्ड से मुंबई तक जाएगा. ओके, दैट्स द रिफाइनरी फॉर यू. Sorry, that's the pipeline for you. We are still on to oil and product pipelines. This is something that happened sometime last year, 2021 में I think. ये एक मोतीहारी अमलेखगंज करके pipeline है. Okay, this is the pipeline. एंड ये आईओसी का मैप है, वो आपको बताते हैं उनके कहाँ कहाँ रिफाइनरीज हैं एंड कहाँ पाइपलाइंस ले किए उन्होंने. सो दिस इज द मैप दैट आई हैव रिसीव्ड. सो गो एंड लुक एट ऑल दीज प्लेसेस. कैन यू सी दिस कोयली एंड ऑल दोस प्लेसेस ओवर हियर, है ना. तो दिस इज मुंड्रा. मुंड्रा से लेके आपको ऑल द वे बठिंडा तक जाना है. ओके, सो बठिंडा या पानीपत, दिस इज द रीजन दैट यू आर लुकिंग फॉर. ये इतना यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट एक्सटेंड करने वाला पाइपलाइन था. ओके, एनीवेज बैक टू बिजनेस. मोतीहारी अमलेखगंज को डिस्कस करते हैं. मोतीहारी बिहार में है, अमलेखगंज नेपाल में है. ऑब्वियसली ये क्रॉस बॉर्डर है. ओके, दिस इज अ ट्रांस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन. द रीजन वाज हमने इसको इसलिए बिल्ड किया था, नेपाल की तरफ से भी था, नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी था. व्हाट वी वांटेड वाज कि नेपाल के लोगों को भी इनफ क्रूड पेट्रोलियम मिल जाए. ओके, सो दैट उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिल जाए. तो उसके लिए हम मोतीहारी से लेके अमलेखगंज तक हमने वो पाइपलाइन उनके साथ बनाई थी, उनके एसोसिएशन में. देन दैट व्हाट इट इज. ओके, सो रिमेंबर अमलेखगंज नेपाल, that is the trans-border pipeline that we have. Okay, now you go to gas pipelines. Okay, the gas pipeline that we have laid so far. You understand, right? ये अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे ये ऑयल एंड प्रोडक्ट के पाइपलाइंस थे. ओके, रिफाइनरी से जो प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं. नाउ प्रॉपर गैस पाइपलाइंस. ओके, सो इट कैन बी we might either discuss proper नेचुरल गैस या फिर एलपीजी वगैरह, दोनों के साथ दोनों की बातचीत हो रही है यहाँ पे. ऑलराइट, देखते हैं व्हाट वी आर लुकिंग एट. हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर जो है ये प्रॉपर नेचुरल गैस वाला है. ओके, नेचुरल गैस पाइपलाइन है अपना. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन दैट वी हैव. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन. सो हियर इट इज. ओके, आप एक मिनट, I want to go. This is Jagdishpur. Can you spot this? This is Jagdishpur. This is Vijaypur, and ये यहाँ पे कहीं तो you will have Hazira. Okay. तो अब ये नीचे से निकल रहा है, दाबोल से वगैरह निकल रहा है, लेकिन आइडियली वी आर स्टिल इन गुजरात. ओके, ये गुजरात रीजन से हमने कंसिडर करना चाहिए. तो फिर दिस इज द पाइपलाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर. ओके, दिस इज द पाइपलाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर. अब ये जो है ये गेल ने कमीशन किया था. प्लीज रिमेंबर, विजयपुर भी बुलाते हैं. विजयपुर इज नॉट जस्ट विजयपुर, उसको विजयपुर भी बुलाते हैं. सो इट इज HVJ और HBJ. ओके, किसी भी तरह से आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. सो दैट्स फॉर यू. दिस वाज मेड वे बैक. ओके, ये 1987 से चला रहा है गेल. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड एनसीटी. सो ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है, दैट इज व्हाट दिस पाइपलाइन इज गोइंग टू ट्राई टू कवर. ओके, नेचुरल गैस को सप्लाई करता था टू सेंटर्स. सो इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन. ओके, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क्स दैट वी हैव लेड इन दैट रीजन. ओके, इन एनी रीजन. वो फर्स्ट like that was one of its kind of a project in the country at that time. The east-west gas pipeline, that is very important. Okay, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश से बहराइच गुजरात तक आता है. All right, so now this one that you are looking for, ये वाला pipe, oh, forgetting to annotate, ये वाला pipeline, that's the east-west pipeline. Okay, that's the pipeline we are interested in. ये भी natural gas transfer करता था. यार you're in काकीनाडा, गोदावरी के बेसिन में. Okay, so यहाँ से natural gas definitely मिलेगा. उसको हम transfer कर रहे हैं towards बहराइच. Okay, उसको बहराइच ट्रांसफर कर रहे थे. एंड उसके बाद ये इंडिया का बाय द वे फर्स्ट बाई डायरेक्शनल पाइपलाइन था. ओके, ये अगर एक तरफ से, यूजुअली पाइपलाइंस कैसे होते हैं ना, यू कैन सेंड स्टफ फ्रॉम only point A to point B. Okay, you can't send stuff back from point B to C. Suppose this is the pipeline. Okay, ये A to B है. Alright, तो हम सिर्फ A to B भेज सकते थे. Okay, B to A भेजना मना हुआ करता था. So this became India's first bi-directional cross-country privately owned pipeline. Okay, bi-directional as in ये दोनों तरफ आता था. प्रोडक्ट आगे से पीछे भी जा सकता है एंड पीछे से आगे भी आ सकता है. You know, that sort of thing, bi-directional thing.
It was owned by India Infrastructure Trust, IIT, connects major domestic supply hubs in Eastern India to key demand centers in the West. Okay, of course, Western India में हमेशा population बहुत ज़्यादा है ना, तो clearly आपको वहाँ पे ज़्यादा and industrial sector भी है, India का बहुत established industrial sector है. So clearly उस region में अगर demand थी, तो then वो demand clearly east की तरफ से पूरी हो रही थी. Okay, so this was unique east-west gas pipeline in the fact that it was privately owned also. It was also unique in that sense. Okay, Jamnagar Loni LPG pipeline. Now you're talking of proper LPG pipelines. Okay, हमारे घर में जो cooking gas होता है ना, तो उसका pipeline. Okay, we are looking at that one now. ये जामनगर रिफाइनरी से निकलता था गुजरात में टू लोनी उत्तर प्रदेश. ओके, और बीच में इट यूज्ड टू पास टू गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. ओके, जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था तो ये दुनिया का लार्जेस्ट एलपीजी पाइपलाइन हुआ करता था. ओके, वे बैक इन 2001 जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इट यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट एलपीजी पाइपलाइन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. ओके, move on to Dabhol Bengaluru natural gas pipeline. Okay, Dabhol in Maharashtra से Bengaluru in Karnataka natural gas transport करता था, and it was owned by GAIL and commissioned in 2013. मतलब थोड़ा सा new है. Once again, South India को national grid से first time connect कर दिया उसने. Okay, Kandla Gorakhpur LPG pipeline. Now this is the last of those important pipelines that we're looking at. This is अभी तक कमीशन ही हुआ है, like we are just commission भी नहीं हुआ है. Let's say proposed pipeline. Okay, we've started construction on it and everything, so it is under construction right now, this pipeline. And ये वाला जो pipeline है अपना, it will transport LPG from कांडला से लेके all the way गोरखपुर तक जाएगा. Okay, so कांडला गोरखपुर LPG pipeline, all right, and it will be the longest LPG pipeline in the world. ये हमने सोचा है, इसका लेंथ कुछ 2805 किलोमीटर्स पे होगा. लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइंस करने का सोचा है. ओके, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात को बेनिफिट करेगा. सो इट वाज अ ह्यूज थिंग लास्ट ईयर व्हेन वी हैड डिसाइडेड दैट वीड हैव दिस पाइपलाइन. ओके, बड़ी वाली बात हो गई थी हमारी. Let's look at gas pipelines. People, the reason why I'm revising all these pipelines is now because अपना government ये सारी pipelines establish करते रहता है, and this becomes part of current affairs based questions. So this is a geography question, but from the current affairs point of view. So that's the reason why we are considering all these pipelines and everything. All right, because important है ना, अपने infrastructure के लिए important है. So we have the Urja Ganga LPG pipeline. Urja as in energy, Ganga as in the river which flows cross country. So now this pipeline जो है, ये उसका project का ये ओडिशा से लेके all the way इस region से लेके उत्तर प्रदेश तक जा रहा है. Okay, it's going all the way to this part. So you can see the various points, right? ये red को follow कीजिए ना, ये red path को follow कीजिए. You will understand ये pipeline कहाँ तक जा रहा है. Okay. So इस pipeline, ये जो ऊर्जा गंगा LPG pipeline project है, what the aim of it is कि ये piped cooking gas provide करेगा to Varanasi. Okay, we are looking at Varanasi in particular in the next 2 years, and those in the neighboring states in another year. Okay, आजू बाजू वो अगले साल तक सोचेगा. Okay, that's the logic, right? तो अभी कौन सी स्टेट में, यार ओडिशा में उसका लेंथ सबसे ज्यादा है, followed by West Bengal, followed by Jharkhand, then Bihar, then Uttar Pradesh. Okay, this is the lengthwise distribution of that pipeline. अभी हमारे पास एक ऑलरेडी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन था, that has also been extended to Patna and Muzaffarpur. Okay, so the original idea is वो कांडा गोरखपुर से जाके इसको जोड़ दो ऊर्जा गंगा को, and then we will have वो जो पूरा का पूरा नेटवर्क बनेगा along with the कांडला. अभी कांडला कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से. Okay, you are starting from somewhere in Gujarat over here and going all the way to Uttar Pradesh. Okay, that is the Kandla Gorakhpur pipeline. So if you are going to, the whole idea is कि हमने ईस्टर्न एंड से शुरू किया है इंडिया की, एंड उत्तर प्रदेश में आके ये क्या है, ओके, एंड कर दिया. देन वेस्टर्न एंड से निकले कांडला इन गुजरात, and then bring that connection also, bring that pipeline also to Uttar Pradesh. Okay, and then this whole thing joining the eastern and western parts of the country integrated somewhere in Uttar Pradesh is going to give you one of the longest pipeline projects in the world. Okay, so that's the general idea. Urja Ganga को भी जाके जोड़ लेते हैं with Kandla Gorakhpur. Okay, that was our original idea. Are we good? Huh? Okay.
तो अभी रोडवेज कंप्लीट हो गया अपना, लैंड के ऊपर जितना भी पॉसिबल था हमको ट्रांसपोर्टेशन करना वो सब हो चुका है, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू वाटरवेज। ओके, इंडिया की जो वाटरवेज है उसको दो तरीके से यू कैन नेविगेट, मतलब नेविगेट एज इट हम दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। आइदर इट कैन बी डन ऑन अ डोमेस्टिक बेसिस विच आर इनलैंड वाटरवेज, और देन यू कैन कंसिडर ऑल द इंटरनेशनल राउट्स। ओके, उसके जो इंटरनेशनल राउट्स है उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, now let's look at India का inland waterways. Okay, let's look at that part. India बहुत huge country है, okay, and thankfully touchwood richly blessed with like water and everything. All right, अच्छा खासा पानी है हमारे पास. We have around 14,500 kilometers of navigable waterways. Okay, जिसमें rivers, lakes, canals, backwaters, creeks, ये सब कुछ included है. Okay, currently हमारा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्पेशली फ्रेट का एज इन माल एज इन गुड्स। ओके, तो जितना भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, फ्रेट कहते हैं उसको। ओके, सो वो जो कंट्री का फ्रेट ट्रैफिक है तो उसमें से सिर्फ 6% ही वाटरवेज हैंडल करता है। ओके, एंड दैट इज नॉट गुड पीपल। अगर आप चाइना के और इंडिया के फिगर्स को कंपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स चाइना हैज इट हैज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, the longest river in the world which flows through only one country. Okay, तो चाइना का natural resources का wealth कुछ और ही है, लेकिन clearly China is doing well by utilizing their inland waterways. Okay, चाइना का कुछ 40-50% जो ये है फ्रेट ट्रैफिक है वो यूजुअली वाटरवेज के थ्रू होता है, एंड वाटरवेज यूज करने से economically it becomes very viable. The entire transportation operation becomes extremely viable if you are going to use waterways. Okay, waterways use करेंगे तो because पैसे का ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होगा वो बहुत कम हो जाता है। ओके, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है, इट्स वेरी वेरी चीप एज कम्पेयर टू रेल एंड रोड्स। ओके, क्लियरली इजी होता है, लेकिन अभी लाइक यू क्लियरली नीड टू हैव, एक बार पानी से आप सिर्फ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा सकते हो, राइट? फिर उसके बाद तो फिर रास्ता होना चाहिए ना, वह जहाँ पे कहीं आपको जाना है वहां लेके जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए भी यू नीड अ रोड, राइट? सो वो जो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको डेवलप करना पड़ता है। एक बार इवन इफ यू कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, आफ्टर दैट वो जो रास्ते को लाइक ऐसे इंटर अप्रोच रोड्स या फिर इंटर कनेक्शंस हो बाकी के स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज के साथ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना पड़ता है। ओके, सो यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ दिस विद बोथ द कोस्ट एज वेल एज द इनलैंड वाटरवेज, दोनों केसेस में लगेगा आपको ये। ओके, कनेक्शंस होनी चाहिए बिटवीन द रोड्स एंड द वाटरवेज एंड एवरीथिंग। ओके, there is a reason why apart from the fact कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, there is another reason why इंडिया में वाटरवेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। हम मानसून है, राइट? वी आर अ मानसून रेजिम, मानसून कंट्रीज है हम लोग, तो हमारे पास ना रिवर्स जो होते हैं उसका एक फ्लक्चुएटिंग रेजिम होता है। मीनिंग समर सीजन में, समर एज एन क्लियरली मानसून में हमारी नदियां फ्लड करती है। ओके, स्पेशली अगर आप ऊपर वाले रिवर्स कंसिडर करो ना, या फिर ये पेनिनसुलर एरिया के भी रिवर्स कंसिडर करो, तो the rivers flood, okay, in the monsoons. On the other hand, most of the rivers run dry by the time you are in the this, okay, like summers में, proper summers में, March, April, May, if you're talking about that season, the rivers run dry. Okay, silting of river beds, that is a huge problem. इतना ज़्यादा silting हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है ना, it becomes difficult for heavy ships to move. Okay, तो वो थोड़ा difficult हो जाता है silting. ये इस region का problem है, कोलकाता हल्दिया का मेजर प्रॉब्लम है ये। ओके, सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स, डाइवर्जन ऑफ, आपको सिल्टिंग समझता है, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट सिल्टिंग इज। सपोज दिस इज द रिवर, ओके, एंड दिस इज द रिवर बेड। maybe I'm going to change the ink. Okay, see, this is the river bed, okay, and this is the river. Okay, तो क्या हो जाता है ना, रिवर का जो भी अलुवियम होता है, डिपॉजिट अलुवियम या जो कुछ गैदर करता है रिवर, उसका जो हेवी यूजुअली फाइनर अलुवियम जो होता है, फाइनर डिपॉजिट जो होता है, जो रिवर इरोड करके लाता है, दैट द रिवर कैरीज विद इटसेल्फ। ओके, बट देन द हेवियर वाला जो मटेरियल होता है वो नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। Okay, along the river bed, that gets deposited. Now kabhi kabhi finer material bhi settle ho jata hai in the
on the river bed, okay, and वो finer material जब set होके finally ये ऐसे river bed पूरा भर जाता है ना, it just occupies the river bed completely, and उसकी वजह से river का जो level होता है वो भी rise करता है कभी कभी, because नीचे के इसको like clearly वो water level rise कर जाएगा ना, so silting becomes a huge problem. And then next, if there is not enough water, okay, if there is not enough water and you put down a ship over here, okay, आपने एक ship यहाँ पे like you know, because there is a huge ship coming in जो पानी माल वगैरह है उसके अंदर, so there is this ship coming in, okay, now the problem, oh मेरा तो ये भी चला गया, boat भी चला गया, okay, this is the boat that I had drawn and this is the water, okay. Now if the boat is very huge, अगर वो ship है, अगर वो बहुत huge है, तो ये silting की वजह से ना ये अटक जाता है boat, okay, sometimes the silting is so much कि वो boat वही अटक जाता है if the boat is very huge, okay, so this becomes a problem, ये issue हो जाता है. Diversion of water, then third reason is the other hindrance could be diversion of water for irrigation. ये भी सही है, हम रिवर का पानी उठा के कैनाल में डाल देते हैं और कैनाल से सीधा we take it to the fields, okay, because irrigation के लिए पानी चाहिए, इतने सारे लोगों को खाना खिलाना, खाना, we really have to have food grains for the rest of the country, for the whole country, so it makes sense कि हम पानी को divert करते हैं for irrigation, okay, and it's a comparatively slower transportation, तो आप perishable goods को तो easily transport नहीं कर पाएंगे इसमें से, तो बाकी का जो बड़ा वाला माल है, like goods है, उसी को transport कर पाएंगे, okay, fine. Let's look at all the national waterways, okay, सारे waterways को consider करते हैं. इंडिया में 6 waterways है जो बहुत important है, उसको consider कर लेते हैं, and then उसके बाद बाकी के waterways consider करते हैं, okay. There are some 111 inland waterways that we have, you know, that have been declared in the country कि हम इसके ऊपर shipping and navigation वगैरह promote करते हैं, okay. So that is what we are looking at, and we have a Inland Waterways Authority of India. It's an organization which manages all this, okay, जिसका head office नोएडा में है. All right, okay, good so far. Now let's look at all these major waterways, okay. First national waterway जो है, and ये भी आपको पूछा जाता है, so please ध्यान दीजिए जब आपसे पूछा जाए तो, okay. First national waterway जो है अपना NW1, that is Ganga Bhagirathi Hooghly, okay. Allahabad, like you know, like sorry, that is Allahabad Haldia on the river Ganga or Bhagirathi and Hooghly, okay, ये दो rivers के ऊपर based है. So this is the waterway that we are talking about. ये दिख रहा है आपको NW1? Can you make out NW1 over here? This is NW1, okay. That sorry, कहाँ जा रही हूँ मैं? This is NW1, okay. You begin from Allahabad and go on to Haldia directly, okay, over here. So this is Allahabad Haldia, okay. This is the waterway that you're talking about. Fine. कौन सी river पे आएगा ये? Obviously गंगा पे, गंगा भागीरथी वगैरह, whichever river you are considering, and then the second, and then वो you know, you're considering Hooghly River also because Haldia lies on that. The states that are involved in this business are Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal. Okay, this is also considered the longest waterway currently operational in India, fully operational, 1620 length in kilometers. Okay, 1620 kilometers in length. Sorry. These towns, हम जब असम को ढूंढ रहे थे तो हमको साड़िया भी पता है और डुबरी भी पता है ना. We clearly know these towns. This is the waterway that we are talking about, Sadia Dubri waterway. Okay, this is the waterway that we have, and असम में है ये completely, एक ही स्टेट में लाई करता है. Okay, NW3 is the West Coast Canal, Champakara Udyog Mandal canals. Okay, that is the canals that we are looking at. अब ये जो stretch है, these are the water bodies that are involved, but the stretch itself is called as Kottapuram Kollam. Okay, completely Kerala में lie करता है. Can you see this over here? Can you see this? Okay, so this is the Kottapuram Kollam stretch that lies over here and that we are considering. Okay, all right, ठीक है. So that is NW3. NW4 is Krishna, Godavari, Buckingham and Kakinada canals. Okay, so this is these are the major water bodies involved, and the stretch is called as Kakinada Puducherry. Okay, can you see this? This is the Kakinada, and this is the ये Puducherry तक आने वाला है. So this is the NW4 that we are talking about. Okay, ये NW4 है. NW5 देख लीजिए यहाँ पे ऊपर बराक वाला.
सो सॉरी ब्राह्मणी वाला. सो NW5 इज, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तालचेर टू धामरा जाएगा, जो खली चारपाटिया टू धामरा जाएगा, मंगल गाड़ी टू पारादीप जाएगा. सो दिस इज महानदी, ईस्ट कोस्ट कैनाल, ब्राह्मणी, इसके सबके ऊपर बेस्ड आपको ये NW5 मिल जाता है. ओके, ब्राह्मणी वगैरह महानदी के पास. सो यू फाइंड ईस्ट कोस्ट कैनाल, सो दैट इज NW5. ओके, इन दिस रीजन. And lastly, NW6 is the one that you have on the Barak River. Okay, this is NW6 ऊपर की तरफ. So Barak River पे लाखीपुर भंगा करके highway, national waterway है अपना, and then that's the highway, and that's the waterway that we are considering. Okay, as NW6. So yeah, this is the 6 major waterways that we have, national waterways. फिर ये बाकी के आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा. NW9 is yeah, I'm sorry. I have this with the ZH pronunciation. नहीं आता है. If somebody knows how to pronounce that ZH, please let me know. Okay. तो केरला को belong करता है NW9. NW10 is Amba River in Maharashtra. NW27 and 68 and 111 सब गोवा के है. And गोवा की rivers खतरनाक है. Okay, so we already know how those work. 1 minute. Okay, we already know how those work. So Kumbarjua Canal, Mandovi River and Zuari River के ऊपर है. Okay, ये national waterways. NW97 famous है, Sundarbans waterways in West Bengal है, Indo-Bangladesh collaboration. Okay, दोनों मिलकर चलाते हैं. And NW100 is Tapi River in Gujarat. Okay, so these are those national waterways that we have, and that is what it is. Okay, तो याद रखिएगा बस इस सारे इसको. Like just remember what is what, which waterway is where. Okay, just try to remember that. Okay, अब ये हमारा domestic waterways हो गया. Moving on to the this waterways, what do you say, international ones, international oceanic routes वगैरह वो सब कुछ consider करते हैं. Okay, let's look at those. अभी ये जो है one moment. Okay, seaways and oceanic routes जो है, चलो let's see इसका importance क्या है. One, first of all, India का almost 95% of merchandise trade जो होता है by volume. Okay, by volume मतलब कितना बड़ा है, like weight के हिसाब से. तो by volume India का जो merchandise trade है, 95% of it is conducted through seaports. Okay, 70% by value is also conducted through seaports. Okay, trade will involve both चीजें जो हमारे देश से बाहर जा रही है, माने हमारे एक्सपोर्ट्स, एंड चीजें जो हमारे देश के अंदर आ रही है, मीनिंग हमारे इंपोर्ट्स. ओके, सो ट्रेड विल इन्वॉल्व बोथ एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट. ओके, नाउ इफ यू आर कंसीडरिंग द ट्रेड, उसमें से 95% बाय वॉल्यूम हैपेंस थ्रू सी पोर्ट्स एंड 70% बाय वैल्यू, मतलब कितना पैसा बनाया हमने उस ट्रेड से, दैट मच ऑल्सो बाय वैल्यू, मतलब बाय वैल्यू एज इन पैसे के हिसाब से भी 70% ऑफ द ट्रेड हैपेंस थ्रू सी पोर्ट्स. ओके, फाइन. मतलब अगर 100 करोड़ का हमारा ट्रेड होगा, 100 करोड़ बहुत ही, 100 is such a weird value, 1000 crores. Okay, let's go for 1000 crores. So 1000 crores का अगर हमारा ट्रेड होगा, तो उसमें से 700 crores happens through seaports. Okay, 700 crores का trade happens through seaports. Okay, that's what we are going for. अभी हमारे जो पोर्ट्स है उसमें से 12 मेजर पोर्ट्स है एंड 212 नॉन मेजर पोर्ट्स है. ओके, सो वी हैव माइनर पोर्ट्स जिसको बुलाते हैं. सो कुछ 212 माइनर पोर्ट्स है एंड 12 मेजर पोर्ट्स अवेलेबल है. सो मेजर पोर्ट्स यूजुअली सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर होते हैं. नॉन मेजर पोर्ट्स या तो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट के इसके अंदर होते हैं, अथॉरिटी में. ओके, अभी थैंकफुली वी हैव मल्टीपल पोर्ट्स व्हिच आर ट्राइंग टू इवॉल्व एंड बिकम बिगर एंड एवरीथिंग एंड ऑल. सो वी आर डूइंग वेल ओवर देयर. ओके, वेस्ट कोस्ट जो है that has more ports than east coast. Makes sense because west coast का जो physical structure है that is more favorable for ports. Okay, please remember कि it is a rocky structure and east coast पे ज़्यादा west coast पे, so it makes sense to have safe harbors on the west coast. Indented भी है थोड़ा सा. On the other hand, east coast जो है उसका wide continental shelf है. There is also the problem of east coast की वहाँ पे deltas वेल्टास बनते हैं अपने यहाँ पे, so it's a hindrance. Okay, लेकिन फिर भी we have multiple famous ports on the eastern coast of India also. Okay, but west coast is generally much more favored. And Tamil Nadu इकलौता state है जिसके पास 3 major ports है. Okay, otherwise और किसी state के पास ऐसे 3 major ports वगैरह नहीं होते.
मूविंग ऑन, दिस इज मोर, अरे यार ये रूट्स एक बार देख लीजिएगा, दीज आर वेरियस रूट्स। ये मैप को, ये जो पिक्चर्स डाले हैं ये ऐसे ही, यू नो दीज आर नॉट फॉर लाइक, यू नो जनरली प्रिटी दिखे इसके लिए नहीं बनाया है, जस्ट गो थ्रू दीज रूट्स, ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड कि मुंबई का, आई मीन हम इंडिया से कहाँ तक जाते हैं, लाइक कहाँ कहाँ से सी रूट्स अवेलेबल होते हैं, ओशियानिक रूट्स एंड ऑल, राइट, सो प्लीज गो थ्रू दोस। Okay, now you go on to all the ports, India के ports, okay? यहाँ से नजर आ रहा है आपको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, गुजरात, ये वाला, okay? This is दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कांडला, that is the one. फिर ये मुंबई, all right? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, okay? Wait a minute. Okay. Next is Marmagaon, that is an important one. New Mangalore, another important one. Kochi, okay. So ये सारे मिले, मुंबई, JNPT, Marmagaon, New Mangalore, Kochi, ये all these ports along the western coast, okay. सारे western coast के ports मिल गए, good. Moving on, go on to eastern coast पे, यहीं से नीचे से ही शुरू करते हैं, okay. तीन मेजर जो हमको वो तमिलनाडु में ही ढूंढने, टुटुकोरिन, ओके, टुटिकोरिन जो हमको नीचे की तरफ थोड़ा सा सदर्न पार्ट में मिल जाता है, ये चेन्नई, एंड चेन्नई के ठीक ऊपर थोड़ा सा ही दूर उससे यू विल फाइंड एन्नोर, ओके। एन्नोर इज आल्सो फेमसली कॉल्ड एज, एन्नोर का एक्चुअल ऑफिशियल नाम इज कामराजार एयरपोर्ट, ओके, सो कामराजार पोर्ट ट्रस्ट, दैट्स व्हाट इट इज, ऑलराइट। सो विद इन चेन्नई आपको ये तीन पोर्ट्स मिल गए। फिर उसके बाद मूव ऑन further, okay, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, विशाखापट्टनम in Andhra Pradesh, that makes sense, this is Visakhapatnam in Andhra Pradesh. You have Paradeep, again an important port in Odisha, so this is an important port. Haldia, Kolkata, so that's another important port, okay, riverine port Kolkata ka, so that is an important port, Hooghly river pe established hai, okay, theek hai, are we good? Chalo, let's consider these ports. कांडला से शुरू करते हैं, ओके, लेट्स बिगिन विद कांडला। कांडला पोर्ट से शुरू करते हैं। कांडला इज फेमसली रीनेम्ड एज द दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ओके, कांडला हैज बीन रीनेम्ड एज दैट। वो गल्फ ऑफ कच्छ की शुरुआत पे बैठा, लाइक इट इज लाइक क्लियरली वो वहीं पे इट इज सिटिंग अटॉप द गल्फ ऑफ कच्छ, ओके, मतलब इट एट द बिगिनिंग ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे बैठा है वो। एंड द रीजन व्हाई कांडला वाज स्टार्टेड वाज बिकॉज जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तो कराची पोर्ट लूज कर दिया, राइट, हमने। एंड कराची एंड मुंबई वो दोस ट्विन पोर्ट्स जो वंडरफुली वर्क करते थे फॉर इंडिया, बट देन कराची पोर्ट चला गया तो हमको वेस्ट में अभी मुंबई के ऊपर बहुत प्रेशर हो गया ना, तो फिर मुंबई का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए नीडेड अनदर पोर्ट, इसके लिए हमने कांडला डेवलप किया, ओके। एंड वी जस्ट डिडंट डेवलप कांडला, वी डेवलप्ड इट एज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ओके, एंड SEZ करके डेवलप किया हमने उसको इंडिया में, बहुत जरूरी था। लाइक उसका the reason why we developed Kandla is very specific, and because हमने you know like we wanted it was built to specification, na? Kandla was really built to specifications, so clearly it made sense ki you know the port was great, the port turned out great, okay. It is the largest port in India by capacity, okay. Kandla ka capacity and volume dono ke hisab se it is the largest port in India, okay. Caters to the, and ये obviously किसके लिए है, ये पूरे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के लिए, राइट, इंडिया के वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के लिए कांडला पोर्ट है। बिकॉज मुंबई, वेयर इज योर नेक्स्ट पोर्ट, लुक एट वेयर योर नेक्स्ट पोर्ट इज मुंबई। मुंबई से आप चीजें पंजाब भेजेंगे या गुजरात से पंजाब भेजना ज्यादा आसान? तो जितना भी नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, उसके लिए यही एक पोर्ट है, कांडला पोर्ट, ओके। तो उसका हिंटरलैंड क्लियरली बहुत बड़ा है कांडला पोर्ट का। इट मेक्स सेंस कि यू नीड कांडला टू बी really big, huge, and should be able to handle enough of you know like capacity and volume, दोनों को handle करना possible होना चाहिए, okay. So that's Kandla port for you. मुंबई को कंसिडर करते हैं। मुंबई is a natural harbor, ये मुंबई का largest advantage है, okay. It used to be the largest port of the country with a vast hinterland, okay. Earlier it used to be the largest port of the country. आज भी मुंबई JNPT को अगर साथ में, जो आइडियली साथ में काउंट करना चाहिए considering they are really close by, अगर आपने मुंबई JNPT के नंबर्स एक साथ काउंट किए तो देन क्लियरली मुंबई JNPT हैपन टू बी द लार्जेस्ट पोर्ट्स इन इंडिया, ओके। द कॉम्बिनेशन क्लियरली इज लार्जर। अकेला पोर्ट कांडला को नहीं डिफीट कर पाएगा, ओके। आइदर मुंबई और JNPT वोंट बी एबल टू बीट कांडला। एनीवेज हियर वी आर। तो मुंबई को नेचुरल हार्बर करके याद करते हैं,
एंड ये भी कि मुंबई के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा था, इसलिए हमने जेएनपीटी डेवलप किया। ओके, मुंबई के आसपास ही हमने जेएनपीटी डेवलप कर दिया। ओके, नाउ दिस मुंबई किसके लिए केटर करता है? whom does मुंबई cater to? मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ओके, so these are the countries that Mumbai caters to. JNPT, it is the largest container port in India. कंटेनर पोर्ट के नाम, कंटेनर पोर्ट मतलब सबसे बड़ा वाला जो कंटेनर है ना, वो यहाँ पे जा सकता है। ओके, जेएनपीटी में जा सकता है। सो क्लियरली कंटेनर पोर्ट वाइज सबसे बड़ा वाला पोर्ट है ये। ओके, इट वाज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट फॉर मुंबई। ये हमने डिस्कस किया है कि मुंबई पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए देन वी हैव द जेएनपीटी आल्सो। ओके, थोड़ा और नीचे आते हैं। नाउ यू कम टू गोवा। ओके, तो वहां पे यू हैव मर्मगांव। अब मर्मगांव जो है, इट्स ऑल्सो नेचुरल हार्बर। ये एस्चुअरी में सिचुएटेड है। ओके, इट इज सिचुएटेड इन एट द एंट्रेंस ऑफ द जुआरी एस्चुअरी। ओके, जुआरी रिवर जो है, उसका जो एस्चुअरी है, उसमें उसके अंदर मर्मगांव पोर्ट सिचुएटेड है। ओके, कोंकण रेलवे इस पोर्ट की वजह से बहुत बेनिफिट हो गया। इट वर्क बोथ वेज एक्चुअली। कोंकण रेलवे वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द रीजन ऑल्सो, and it worked for the port also, and the port also worked for Konkan Railway. Okay, it was noted for iron ore exports, especially to Japan. This is very important until अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गोवा का माइनिंग थोड़ा बंद हो गया है ना। सो जब तक गोवा में माइनिंग शुरू था, तब तक मेजर शुरू था, लाइक बहुत जोरों शोरों में ऑपरेशंस चल रहे थे। तो मार्मागांव यूज्ड टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मार्मागांव वाज द पोर्ट यू वर लुकिंग फॉर, ऑलराइट, इन दोज डेज। न्यू मैंगलोर। नाउ यू और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, गोवा से भी थोड़ा सा नीचे, यू कम टू न्यू मैंगलोर, कर्नाटका की तरफ। ओके, नाउ दिस इज एन आर्टिफिशियल लगून पोर्ट। ऑलराइट, ये एक आर्टिफिशियल लगून पोर्ट है। इसका नया नाम न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट रखा है। ये भी सेम बिजनेस, आयरन और आयरन कॉन्सेंट्रेट्स। ओके, ये भी आयरन और के बेसिस पे चलता था, ये वाला मार्मागांव। तो न्यू मैंगलोर भी आयरन और एंड आयरन और कॉन्सेंट्रेट्स के बेसिस पे चलता है। ओके, बिकॉज बहुत ज्यादा ये यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ओके, बिकॉज आयरन और गोवा एंड कर्नाटका दोनों रीजन्स में मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत इजीली लाइक उसी स्टेट में मिलता है, उसी के पोर्ट पे चला जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। न्यू मैंगलोर ऑल्सो हैंडल्स फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, कॉफी, टी, वुड पल्प, ग्रेनाइट, स्टोन एक्सेट्रा, ये सब कुछ हैंडल करता है। ओके, न्यू मैंगलोर पोर्ट। नाउ यू कम टू कोची। ओके, कोची या कोचीन जिसको कहते हैं, इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाड कायल। ओके, तो ये वो जो बैकवाटर्स है केरला के, वहां पे सिचुएटेड है। हैव यू सीन वेयर इट इज? यहाँ पे इंडिया फिजिकल, ये वेम्बनाड दिखता है आपको? can't see वेम्बनाड over here. नीचे वेम्बनाड नजर आता है आपको यहाँ पे केरला में, दिस रीजन। ओके, सो ये वेम्बनाड जो है, तो दिस वेम्बनाड के बाजू में, मतलब वेम्बनाड पे ही आपको ये कोची का पोर्ट मिलेगा। ओके, यू विल फाइंड अ पोर्ट राइट ओवर देयर, सिटिंग in along that Kochi port, मतलब sitting at the head of the Vembanad Kayal. Okay, ये famously it is known as the Queen of the Arabian Sea. यार ये line हमेशा याद रखिएगा, Queen of the Arabian Sea. Everybody just naturally assumes Queen of the Arabian Sea माने Mumbai. That is not what that port is known as. Mumbai is not known as the Queen of the Arabian Sea. Kochi is known as the Queen of the Arabian Sea because it benefits from being situated close to the Suez-Colombo route. Okay, ये आप देखिए ना कहाँ पे सिचुएटेड है, वेयर इज दिस लोकेटेड हियर। ओके, दिस वो जो पोर्ट है वो यहाँ पे लोकेटेड है, दिस रीजन में। ओके, तो ये यहाँ से जो मेडिटेरेनियन से आएंगे वो भी ये यहाँ पे जाएंगे, और फिर ये यहाँ से निकलकर फिर वापस जो ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये वाली रूट पे लाई करता है। सोचिए, मुंबई तक आना है, देन वापस नीचे जाना है, देन इंडिया का पेनिनसुला क्रॉस करके आगे जाना है। that sort of line doesn't, course doesn't make any sense. So Kochi benefits from its location a lot. कोची बहुत बेनिफिट करता है अपनी लोकेशन से। ओके, बिकॉज वो बराबर वो रास्ते में है, एक्चुअल रास्ते में है। ओके, सो लाइक इट इज जस्ट ऑन द वे। So it is known as the Queen of the Arabian Sea. Okay, कोची को famously Queen of the Arabian Sea कहते हैं। एंड रिमेंबर ये कौन से वाटर बॉडी में सिचुएटेड है, आपको ये डेफिनेटली पूछा जाता है व्हेन यू डिस्कस पोर्ट्स ना। तो द वन थिंग दैट यू आर आस्क्ड इज, इसमें से रिवराइन पोर्ट कौन सा है, इसमें से लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है,
which one is situated on an estuary, which one is situated in a कायल, किसका आर्टिफिशियल लगून है, कौन सा नेचुरल हार्बर है. तो ये वाली चीजें आपको डेफिनेटली पूछी जाती है when it comes to ports. So try to remember the ports that way. Okay, ports वैसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा. ओके, मूविंग ऑन. अभी हो गया. अभी ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं. ओके, बिगिन विद कोलकाता एंड हल्दिया. ओके, दोनों को आइडियली एक ही कंसिडर करना चाहिए बिकॉज क्लोज बाय है एंड वी कंसिडर दैट. रिवराइन पोर्ट है, हुगली सिचुएटेड. ओके, सो वी आर एट द करेक्ट पार्ट दोनों भी. कोलकाता पोर्ट बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट यूज्ड टू बी द ब्रिटिश कैपिटल. मतलब कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था. एंड कोलकाता का द इंडस्ट्रियल रीजन भी बहुत डेवलप्ड है. कोलकाता का हिंटरलैंड भी बहुत बड़ा है. 7 स्टेट्स इन्वॉल्व है. पीपल, कोलकाता इज दिस इज कोलकाता. एक व्हेन यू टॉक ऑफ कोलकाता, जब आप कोलकाता के बारे में बात करते हैं, इस पोर्ट के बारे में बात करें ना, यू आर टॉकिंग ऑफ कोलकाता हल्दिया. ओके, तो नाउ आपका हिंटरलैंड क्या क्या होगा? ये सब कुछ आपका हिंटरलैंड है. ओके, ये ऊपर ये भी हिंटरलैंड है. ये एवरीथिंग जो जो इससे कवर हो सकता है, ऑल दैट, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो कंप्लीटली हिंटरलैंड बन जाता है. ये वाला पोर्शन भी हिंटरलैंड है आपका. बिहार, झारखंड, दैट बिकम्स द हिंटरलैंड. ओके, नॉट उत्तर प्रदेश बट बिहार एंड झारखंड डेफिनेटली इज योर हिंटरलैंड. ओके, सो यू आर क्लियरली लाइक ह्यूज हिंटरलैंड होता है गोवा का, सॉरी कोलकाता का. ओके, बिकॉज दूसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको. यू डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू, ऊपर की तरफ आपको और कोई पोर्ट्स नहीं मिलते. ओके, मूविंग ऑन. ये जो है, इट ऑल्सो एक्सटेंड स्पोर्ट फैसिलिटीज टू लैंडलॉक्ड नेबर्स लाइक नेपाल एंड भूटान. इंडिया की स्टेट्स के लिए नहीं, इंडिया के जो नेबर्स है, कंट्रीज है, उनके लिए भी कोलकाता इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है. क्योंकि नेपाल एंड भूटान तो लैंडलॉक्ड है, तो उनको अगर सी से कोई सामान आना है तो कहाँ पे आता है उनका सामान? कोलकाता में. एंड देन कोलकाता से वापस टू देयर कंट्री. ओके, दैट इज इट. इसका एक प्रॉब्लम है कोलकाता का कि सिल्ट एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे. गंगा रिवर है, राइट, डेल्टा बनाता है आसपास में, सो क्लियरली बहुत सारा सिल्ट लेके आता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर कोलकाता कि क्लियरली सिल्ट एक्यूमुलेशन होता है. ओके, हल्दिया को कंसिडर करते हैं. हल्दिया 105 kilometers downstream of Kolkata port located किया उन्होंने. कि भाई because you wanted to reduce the congestion at Kolkata port. अब ये क्या क्या हैंडल करता है? आयरन और, यार you are once again in Kolkata. कोल एंड आयरन और नहीं हैंडल करेंगे तो क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स. ऑफ कोर्स हल्दिया में रिफाइनरी है. जूट प्रोडक्ट्स. जूट इज अ वेरी ह्यूज प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. कॉटन एंड कॉटन यार्न ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो जूट कॉटन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है इस रीजन के. सो वो सब कुछ हैंडल करता है. ओके, all right, then you have उसके बाद आपके पास है पारादीप. ओके, नाउ यू कम टू ओडिशा. वेस्ट बंगाल का काम हो गया. अब थोड़ा और नीचे, कम डाउन अ लिटिल मोर टू द साउथ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, एंड नाउ यू कम टू पारादीप. ओके, पारादीप जो है वो महानदी डेल्टा में सिचुएटेड है. ओके, इट इज सिचुएटेड इन द डेल्टा. ये प्रॉपर डेल्टा पोर्ट है, डेल्टा के अंदर सिचुएटेड है. सॉरी. तो पारादीप पोर्ट जो है, इट इज क्लियरली सिचुएटेड इन महानदी डेल्टा. ओके, डीपेस्ट हार्बर है अपना. लेकिन डिस्पाइट बी सिचुएटेड इन द डेल्टा, इसका हार्बर जो है वो सबसे डीप है, इसलिए इट इज सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स. ओके, जितना डीप होगा ना रिवर, जितना डीप होगा हार्बर, उतना आसान होता है बड़े वाले शिप्स को अंदर लेके आना. आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है सबको? क्योंकि बड़ा वाला शिप अपनी वेट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा. ओके, सो ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत बड़ा शिप डाल दिया तो वो सीधा डूब ही जाए नीचे की तरफ, लाइक इतना जल्दी सी फ्लोर टच कर ले. दैट इज नॉट व्हाट यू वांट. ओके, सो थैंकफुली पारादीप इज गुड लाइक दैट. लार्ज स्केल एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर का. Obviously, why? Because you are in Paradip, Odisha, the land of coal and iron ore. Okay, that is the very basic land of coal and iron ore. उसके reserves ज़्यादा, production ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है. So this is proper iron ore. Okay, hinterland Odisha, झारखंड ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से बना है. So that's Paradip port for you. Okay, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं. Okay, now you come to विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. Landlocked harbor है. It is connected to the sea by a channel cut through solid rock and sand. This I need you to see. हम ना एक मिनट दीजिए मुझको, so that you never forget कि हमने ये देखा था.
विशाखापट्टनम पोर्ट क्या हो गया? Why won't it give me that? मुझे इमेज चाहिए उसका. Okay. एक मिनट, we'll just clear everything. Huh? आपको ये नजर आ रहा है? Can you see this? This is ये प्रॉपर रॉक है. This is a proper rock जिसके अंदर हमने इसको कट किया है. Can you see? This is the proper entrance channel and everything and all and ये inner harbor है. नजर आ रहा है आपको? And then this is how the things go inside. Okay? मतलब ships usually अंदर की तरफ इस like that is how the ships reach inside. So this is a landlocked port. There is a reason why we say this is a landlocked port. क्योंकि ये पोर्ट सचमुच लैंडलॉक्ड है. हमने एक प्रॉपर रॉक के थ्रू वी हैव कट इन एन एंट्रेंस एंड दैट इज हाउ दिस वर्क्स फॉर अस. ओके, आपको यहाँ नजर आ रहा है? कैन यू सी दैट दिस इज द एंट्रेंस दैट वी कट थ्रू. ओके, एंड ये वो रास्ता है अंदर जाने का. यहाँ पे भी नजर आएगा. इवन हियर यू कैन सी दैट. ओके, ये प्रॉपर अंदर की तरफ जाने वाला रास्ता यू कैन मेक आउट. राइट, दिस इज विशाखापट्टनम पोर्ट फॉर यू. ओके, so that's Vishakhapatnam. All right, अब ये क्या हैंडल करता है विशाखापट्टनम? This handles cargo including iron ore. Here you are still in Andhra Pradesh, तो clearly coal, iron ore ये सब कुछ बहुत जरूरी है. Crude oil also because refineries है वहाँ पे. LPG, fertilizers, dry cargoes, liquid cargoes and containers. Okay, all this ये सब कुछ handle करता है वो. It is one of the busiest ports in India. Very clearly, विशाखापट्टनम major port है इंडिया का. Okay, moving on. You go to Ennore. Okay, अभी तमिलनाडु के सारे पोर्ट्स दिख लेते हैं. Okay, तमिलनाडु के 3 पोर्ट्स है. बिगिनिंग फ्रॉम द नॉर्थ से शुरू करते हैं. एन्नोर. ओके, एन्नोर का फेमस दूसरा नाम है कामराजार. ओके, उसको कामराजार एयरपोर्ट, कामराजार पोर्ट भी कहते हैं. ये कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है, चेन्नई पोर्ट के ऊपर. ओके, नॉर्थ ऑफ चेन्नई, 24 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ चेन्नई. ओके, इट इज द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट. ओके, इट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी बट प्रॉपर कॉर्पोरेट मैनर में चलाते हैं हम उसको. ओके, मिक्स्ड पब्लिक प्राइवेट मॉडल है. तो पोर्ट अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी एंड लैंडलॉर्ड करके काम करता है. पोर्ट ऑपरेशंस जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज कैरी आउट करते हैं. ओके, सो प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑपरेशन बना दिया है हमने उसको कि ओनरशिप जो है वो क्लियरली इनका काम है, गवर्नमेंट ओन करता है, लेकिन ऑपरेशंस जो है वो पब्लिक कंपनी को दे दिया है कि आप चला दो इस पोर्ट को. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. चेन्नई को देख लेते हैं. चेन्नई जो है इट इज एन आर्टिफिशियल हार्बर. ओके, ये क्लियरली इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स इन इंडिया एंड इट्स एन आर्टिफिशियल हार्बर. तमिलनाडु पुडुचेरी उसका बड़ा वाला हिंटरलैंड है. ओके, टुटिकोरिन की तरफ आते हैं. टुटिकोरिन जो है इट इज फेमसली कॉल्ड एज द वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट. ये टुटिकोरिन की खासियत पता है क्या है? It is very well sheltered from storms and cyclones. This is something that Tuticorin absolutely advertises on its website. कि we are very well sheltered from storms and cyclones. Hence we are operational throughout the year. ओके, कि यहाँ पर चाहे जो हो जाए इंडिया में, लेकिन मतलब जितना भी नेचुरल लाइक कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो ईस्ट कोस्ट पे, विच इज अ प्रोबेबिलिटी कंसिडरिंग यू आर इन द बे ऑफ बंगाल एंड वहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन दिस पोर्ट हैपेंस टू बी वेल शेल्टर्ड. ओके, कोल, सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स, फूड ग्रेन्स, केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब कुछ हैंडल करता है. दिस इज अनदर थिंग फॉर दैट पोर्ट. ओके, याद रहेंगे सारे पोर्ट्स एंड इनके स्पेशलिटीज. प्लीज रिमेंबर इट. दिस इज इम्पोर्टेंट पीपल. ओके, मूविंग ऑन. इंडिया का we won't go on to airways because I don't want to go ahead and do that. What we will do in fact is waterways के projects. Okay, वो सागरमाला करके एक project है अपना waterways से related. अब ये क्या करता है सागरमाला remember how we have भारतमाला जिसमें हम सारे roads को सारे international status के roads बनाने की कोशिश कर रहे हैं and we want efficient थ्रू ट्रैफिक, ऐसे बहुत फटाक से लोग एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाए. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट, थ्रू द होल भारतमाला प्रोग्राम. सो सागरमाला इज आल्सो सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द waterways now. Okay, so we are saying what we intend to say is कि इंडिया के पास एक 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है. सो वी वांट पोर्टलेट डेवलपमेंट. ओके, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो एंड इट शुड बी सो बिकॉज वी हैव डेवलप्ड अ पोर्ट्स. ओके,
So we have 14,500 kilometers of potentially navigable waterways, and it's also, these are strategic locations, yeah, on key international maritime trade routes. Clearly है India, whether you consider Bombay or you consider Kochi or Paradip or Visakhapatnam या तमिलनाडु के एयरपोर्ट्स, तमिलनाडु के जो पोर्ट्स है वो क्लियरली इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे लाई करते हैं, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स पे. ओके, तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज एक तो पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करते हैं, ओके, एंड नए पोर्ट का डेवलपमेंट कराते हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट कराते हैं कि फॉर एग्जांपल ये सारे पोर्ट्स है ना, तो इनको अंदर रस्तों से भी जोड़ लो. ओके, suppose these are the ports on the coast, so and this is the sea part of it. Okay, so then from this port also you should be able to have access to the land, wo jo hinterland hai usko easy access ho. Okay, port linked industrialization, so industries should be established in a region jahan pe aapko easily ports se related locate kar sakte hai, easy access ho, and so on so forth. Coastal community ka development, of course, yes. Coastal shipping and inland waterways transport, you're looking to that also. Okay, so ultimately what the Sagarmala program is doing is, it says ki let's develop the ports, let's have greater efficiency and better logistics around the ports, so that we can we can trade well, ट्रेड ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के साथ. ओके, मतलब जितना ज्यादा आउटपुट मिलेगा उतना बेटर है, कम से कम इनपुट के साथ, बिकॉज वाटरवेज के अराउंड आपको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करना पड़ेगा. ओके, यार विद द रेलवे यू हैव टू ले डाउन रेलवे ट्रैक्स एंड एवरीथिंग एंड हैव द ट्रेन्स बिल्ड, कोच डब्बा वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है, मतलब लोकोमोटिव एंड कोच एंड एवरीथिंग बनाना पड़ता है, एंड देन दैट कैन रन. ओके, विथ रोडवेज ऑल्सो आपको रास्ते ले करने पड़ते हैं एंड ऑल. ओके, बट विथ शिप्स आपको रास्ता नहीं बनाना पड़ता है, राइट? ऑल यू हैव टू, ऊपर से बहुत ज्यादा फ्यूल भी नहीं लगता है शिप को चलाने के लिए. सो दिस इज द वाटरवेज क्लियरली वर्क्स, दैट इज द जनरल आइडिया. ओके, एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर रेलवेज के साथ एक थोड़ा सा पार्टनरशिप करने का सोचा है, and with the Indian Port Rail Corporation, so that you can always have that connection between the ports and the railways. Okay, faster transport of freight and people. But log to ports se nahi aayenge, freight hi aayega apna originally. But that's it. Okay, ठीक है, let's stop over here. Geography को यही रोकते हैं, and then let's go on to polity. Let's do that. Okay, थोड़ा सा polity करते हैं. Okay, here we are. हमने म्यूनिसिपैलिटीज कर लिए थे, and we had also looked into the finance commission as well as the नीति आयोग. हमने नीति आयोग पूरा कर लिया था. We were on to the National Development Council. Okay, we were checking out how the National Development Council also it demonstrates the federal principles within our polity. Okay, कि ये कैसे फेडरलिज्म का प्रूफ हो सकता है within our polity. That is what we are looking at. All right, the National Development Council. Now National Development Council जो है, like we discussed, कि it's an extra constitutional non statutory body. इसका कोई स्टेट्यूट नहीं है, like किसी स्टेट्यूट के तहत ये नहीं बनी है. All right, ये body जो है, it has not been formed on the basis of some statute or some sort of a legislation or something like that. Okay, उसके basis पे नहीं बनाया हमने. इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है कि ऐसा कुछ बॉडी बनाना, लाइक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए, हर 5 साल में ऐसा होना चाहिए, या इसके इतने मेंबर्स होने चाहिए. इसका कोई मेंशन नहीं है विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, it was also established by an executive resolution of the government of India. All right, इसमें कौन-कौन होता है? Clearly prime minister होंगे. We are clearly looking at that. National Development Council. Once again, the name itself suggests कि we are trying to ensure कि पूरा का पूरा country का development हो जाए. Okay, and वो पूरे nation का development के लिए जो लोग necessary है, जो involved होंगे, उनका उन सब लोगों को काउंसिल में इंक्लूड करते हैं. ओके, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होंगे बिकॉज ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आवर कंट्री. सो यू हैव द प्राइम मिनिस्टर. सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. ओके, जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं. चीफ मिनिस्टर्स जो होंगे सारी स्टेट्स के वो, या फिर यूनियन टेरिटरीज के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी मिलेंगे वो अवेलेबल होते हैं.
You have the members of the Niti Aayog, they are also a part of this, and the secretary of the Niti Aayog acts as the secretary to the NDC also. Okay, ठीक है? So NDC का भी वही काम है. It pretty similar है यार to what the Niti Aayog does ना, उससे pretty similar है. So here now, what is the objective of the NDC? It is to secure cooperation of the states. Okay, कि हमको चाहिए कि nation ने एक plan बनाया है, get all the states to come together and listen to everyone's opinions, hopefully cooperate. Okay. We also try to promote common economic policies. Okay, sorry. Common economic policies in all vital spheres is what we are trying to promote. Okay, and ultimately, at the end of the day, you want balanced and rapid development of all parts of the country. That is a given thing. See, this is a proper question. Which of these following concepts can be, or rather organizations within our what do you say, polity can be considered as the federalism. It represents the federal features of our polity. तो NDC clearly अपना federal features represent करता है. Okay, now NDC का function क्या है कि जो भी हमारा national plan बनता है ना कि यार चलो this is the plan for this year, next 5 years, next 10 years, whatever, तो उसके guidelines को prescribe करो. Okay, then नीति आयोग के लिए वो प्लान प्रिपेयर करना होता है, नेशनल प्लान ऑफ कोर्स. असेसमेंट करो रिसोर्सेस का. यार व्हेन यू मेक अ प्लान यू हैव टू सी कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस है क्या. तो यू हैव टू हैव रिसोर्सेस, है ना. आप जब ओके लेट्स सी व्हेन यू मेक अ प्लान टू स्टडी. ओके, आप जब स्टडी करने का प्लान बनाते हैं कि चलो यार एग्जाम्स हैं, सो वी नीड टू स्टडी, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू लुक फॉर? यू गैदर, यू इमीडिएटली स्टार्ट कलेक्टिंग योर रिसोर्सेज. ओके, नोट्स है क्या? Do I have all the books that I need? Do I have the question papers that were required? कौन से like कौन से टीचर्स को कंसल्ट किया जा सकता है, so on so forth. Isn't that how you study? है ना, because that is the mission कि पढ़ाई कंप्लीट करके ये एग्जाम क्लियर करना है. That's the mission, right? So उसके लिए फिर देन यू स्टार्ट गैदरिंग द रिसोर्सेस. तो वैसा ही अगर इन्होंने एक प्लान बनाया है एनडीसी ने या नीति आयोग ने कि यार दिस इज द प्लान, हमको इतना इतना ग्रोथ अचीव करना है, दिस शुड बी, ये इतना इतना डेवलपमेंट कराना ही है इन द नेक्स्ट 2 years or 5 years or anything, तो फिर यू हैव टू चेक असेस व्हाट रिसोर्सेस यू हैव. अगर इतने रिसोर्सेस काफी नहीं होंगे तो फिर देन और क्या प्लान्स बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, इन रिसोर्सेस को बढ़ा कैसे सकते हैं या फिर दूसरे रिसोर्सेस को ऑप्टिमल तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब कुछ सोचना पड़ता है. ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. ऑफ कोर्स यू डू दैट. That is the whole idea. You have to marry both these social and economic policies. सिर्फ economics के बारे में सोच के नहीं चलता है, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच सकते, सिर्फ सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकते, आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ सोचना पड़ता है उसके बारे में. To review the working of the national plan from time to time. Okay, of course you do that. You have to review the working of the national plan from time to time. मैंने आपको बोला ना, एक बार आप प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो तो फिर आप बार बार फीडबैक लेते हो. ओ इज दिस वर्किंग इन द सेम फैशन दैट इट शुड हैव बीन वर्किंग. अगर नहीं चल रहा है तो फिर कोर्स करेक्शन करो. ओके, इमीडिएटली कोर्स करेक्शन करो so that you get on the right track and then the plan goes according to whatever the original plan was. Okay, and then to recommend the measures for achievement of the aims and targets which were set out. यार ये भी आपको रिकॉर्ड, एक बार प्लान बना लिया एंड इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो फिर उसके रिपोर्ट्स भी बनाने पड़ते हैं कि इज एवरीथिंग वर्किंग, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, एंड देन अभी उसका रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करना पड़ता है. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज. लेट्स लुक एट नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज. ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब होता है कि व्हेन यू वर्क फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स, ओके, जब आप सेंटर स्टेट्स दोनों के लिए काम कर सकते हो एज पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और द पुलिस और व्हाटएवर, सो उसके लिए आप दोनों के लिए काम कर सकते हो, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज. ओके, बट इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है ना, दैट कम्स ओनली फ्रॉम द सेंटर. ओके, इनका ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन जो भी होता है वो सब कुछ सेंटर करता है इन 3 सर्विसेज का. एंड देन लाइक ये थ्रू आउट इंडिया काम करते हैं. ओके, सी नॉर्मली व्हाट यू हैव इज, जब लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट
आपने कभी किसी को सुना है, मैं somebody says यार आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट, ओके, तो कौन सी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं? ओके, तो क्लियरली देयर इज दिस डिविजन, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट्स अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग होती है, उनके नीचे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह या जो भी सर्विसेज होंगी, पुलिस सर्विसेज वगैरह, वो क्लियरली डिफरेंट होती है, ओके। एक महाराष्ट्र पुलिस इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ओके, ये सिर्फ महाराष्ट्र से रिलेटेड है। बिहार पुलिस सिर्फ बिहार के लिए काम करेगा, ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हैपेंस, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम द सर्विसेज जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की होती है, देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं जो इन सर्विसेज में काम करते हैं, दे कैन बी एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। एंड लेकिन तो जब ये काम करते हैं तो ये सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए काम कर सकते हैं, ओके, दे कैन वर्क अल्टरनेटिवली अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। द प्रॉब्लम, द होल आइडिया बिहाइंड इट इज कि इनका जो सिलेक्शन होता है, ये लोग जिस तरह से चुने जाते हैं, एंड देन उसके बाद इनका जो ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड जो भी प्रोसेस होगा वो सब कुछ सेंटर कराता है, पोस्टिंग भी सेंटर कराता है, एंड देन उसके बाद दे आर shuffled here and there and moved in and out of places, okay, that is what happens to these services. So this is another nice federal way of looking at stuff, okay. So ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज are IAS, Indian Administrative Services, IPS, Indian Police Services, and IFS, which is the Indian Forest Services, okay, ये clearly वो वाली services है. Now these services are jointly controlled by the center and the states, लेकिन इसका recruitment and training पूरा center कराता है, okay. Ultimate control always central government के साथ lie करता है, लेकिन immediate control जो होता है वो sometimes is vested with the state governments, okay. अगर आप state government में काम करते हो तो फिर state governments के साथ vested होता है, लेकिन ultimate control central government का होता है, क्योंकि ये आपका appointing authority है, okay. तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको काम से निकाल सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ओके, ठीक है। I'm not giving out horrible and worse scenarios to you. I'm simply telling you how ultimate control का मतलब क्या होता है. When you say ultimate control lies with the central government and immediate control lies with the state government, state governments को पसंद नहीं आता ना किसी ऑफिसर का काम, तो ये बोलते हैं हमको ये ऑफिसर नहीं चाहिए यार, just shift him और shift her किसी और स्टेट में डलवा दो या किसी और सर्विस में डलवा दो. We don't want that person over here. Okay. On the other hand, central government जो होता है वो that is your appointing authority. So clearly डिसमिस करने का भी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिसमिस यू, ओके, लाइक ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस नहीं कर सकता, एटलीस्ट नॉट इन माय दिस. I need to check the facts, but I'm pretty sure state government dismiss नहीं करेगा, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे वाली लेवल का इंसान आपको निकाल नहीं सकता है जॉब से. ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल होता है when it comes to jobs. Anyways, moving on. Functions क्या होते हैं इनके? To maintain a high standard of administration in the center as well as in the states, they help to ensure uniformity of the administrative system throughout the country. It makes sense, right? कि हर किसी को एक ही तरह का, like you know, all these people जो IAS officers वगैरह होते हैं, वो कहीं से भी आएंगे, किसी भी स्टेट से आते होंगे, तो भी एक ही तरह का सर्विस देंगे जहाँ कहीं जाएंगे, okay? Because there is a uniformity in the administrative system of the country, okay? And it also facilitates liaison, cooperation, coordination, and joint action. जितना भी common state like interests हो सकते हैं between the center and the states, तो उसको simply it just tries to gel things together. Okay, that is what All India Services is really trying to do. So that's one way of looking at federalism in our country. Yeah, this is important now. Center-state relations is an important thing. Center-state relations का मतलब होता है कि what kind of relations exist between the central government and the state government. Okay, let's look at this. India जो है multi-party democracy है. Okay, there are multiple parties in India and हर party का अपना अपना ये होता है, like you know, it has its own clout usually. Okay, कुछ parties होती है जो कि state में बहुत strong होती है, लेकिन national party करके बहुत famous नहीं होती है. Like it does not have clout beyond one state. Okay, clout मतलब क्लाउड का मतलब क्या होगा यार, अभी कैसे बताए? क्लाउड इज धाकड़. दैट्स अ वेरी वियर्ड वर्ड, बट आई गेस यू गाइस विल आइडेंटिफाई विद इट, कि जहां पर उनका जोर चलता है.
ओके, जहां पर उनकी मर्जी चलती है, जोर ही चलता है, जोर चलता है, यू नो, वेयर दे आर स्ट्रांग, लेट्स से वेयर दे आर स्ट्रांग। ओके, सो इन कुछ कुछ स्टेट्स होती है जिसमें एक एक पार्टी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, लेकिन उसके बाजू वाले स्टेट में देखा जाए तो उस पर्टिकुलर पार्टी का कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं होता है, एंड दूसरे वाले स्टेट्स में भी नहीं होगा। ओके, देन देर आर सम नेशनल पार्टी जिनका मल्टीपल स्टेट्स में जोर चलता है। ओके, द पार्टी इज स्ट्रांग इन मल्टीपल स्टेट्स, एक स्टेट में नहीं, कई स्टेट्स में स्ट्रांग होती है। ओके, सो यू हैव टू कंसिडर किस तरह की पार्टी है। नाउ अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, इन अ फेडरल प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट जब करते हैं हम लोग, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ओके, सेंटर में कोई एक पार्टी है। ओके, लेट्स से सेंटर में जो पार्टी है वो पार्टी ए है। ओके, एंड वी हैव 4 स्टेट्स, S1, S2, S3 एंड S4। ओके, ऐसे 4 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेट्स में पार्टी ए है, S1 एंड S2 में, यहाँ पर पार्टी बी है, और इस तरफ पार्टी सी है। ओके, सो अभी क्लियरली कभी कभी क्या हो जाता है ना, सेंटर क्लियरली ये दो स्टेट्स को ज्यादा फेवर करता है, लेकिन सिंस पार्टी ए एंड पार्टी की बी की बनती नहीं है, या पार्टी ए एंड पार्टी सी की नहीं बनती है, तो यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप्स S3 या S4 स्टेट के साथ थोड़ी सी स्ट्रेन हो जाएंगे, सेंटर के रिलेशनशिप्स। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, so when you have different parties ruling in the center and in the states, or different parties who have formed governments in the center and the states, ruling नहीं बोलना चाहिए, you should say कि जो भी पार्टीज है जिन्होंने सेंटर में या स्टेट में गवर्नमेंट्स फॉर्म किए, अगर वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग होंगे तो देन देयर कुड बी अ कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड देन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज डिफर, लाइक यू नो, अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया तो फिर स्टेट को लगता है नहीं यार, ये वी डोंट बिलोंग टू द सेम पार्टी ना, इसलिए मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। समटाइम्स अ पॉलिटिकल पार्टी माइट एक्चुअली डू दैट, किसी स्टेट के साथ नाइंसाफी कर भी सकता है। ओके, because at the end of the day we are all human beings, right? Very prone to making mistakes. So this is completely assumed कि ह्यूमन बींग्स गलतियां करेंगे, विच इज वाई हमारे पास प्रोविजंस है थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन कि यार लेट्स ऑल, लाइक यू नो, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस। तो स्टेट्स ने क्या कहा था? स्टेट्स ने कहा था हमको थोड़ा ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। ओके, एंड ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज्यादा होने चाहिए। सी पीपल, सब कुछ दिया आपको, यू कैन टेक व्हाटएवर डिसीजंस यू वांट, बट यू डोंट हैव इनफ मनी टू गो थ्रू विद योर डिसीजंस। ओके, अगर स्टेट्स के पास, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं आप जाना, आपको जो करना है अपनी स्टेट में वो सब कर सकते हो, लेकिन आई डोंट हैव द फंड्स टू, यू नो, लाइक मेरे पास फंड्स नहीं है आपको देने के लिए, ऐसा बोले तो चलेगा क्या? नहीं। तो उनको सिर्फ ऑटोनॉमी नहीं चाहिए थी स्टेट्स को, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए थे। ओके, तो उसकी वजह से सेंटर स्टेट रिलेशंस में हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेन रहता है, लाइक दैट इज द होल रीजन व्हाई यू विल हैव strained center state relations. Okay, now the first thing that you need to study about this is the Anandpur Sahib resolution. Okay, Akali Dal था 1973 में, now this is the Punjab issue. Okay, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि सेंटर का जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी तक रखो, एंड बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो रेसिड्यूरी पार्ट्स है वो सारे स्टेट्स को संभालने दो। ओके, दैट वाज द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। नाउ दिस इज मेजर। ओके, ये बहुत रेडिकल है बाय द वे, आनंदपुर साहिब का रेजोल्यूशन। ये बहुत दिस रियली डिमांड्स अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट्स कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, ये सारी चीजें यूनियन संभाल सकता है, बाकी सारी चीजें स्टेट्स के पास रहने दो, लेट द स्टेट्स टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। ओके, फॉर देमसेल्व्स। सो उतना ऑटोनॉमी स्टेट्स के पास रहेगा। सरकारिया कमीशन केम अप। ओके, नाउ दिस वाज 1973, like I said, Punjab issue. Okay, फिर उसके बाद 1983 में you have the central government had appointed a center state relations पे commission appoint किया था उन्होंने. Okay, under the chairmanship of Justice Sarkaria. Okay, we had Justice R.S. Sarkaria. He was a retired judge of the Supreme Court. तो उनके chairmanship के नीचे हमने एक सरकारिया कमीशन अपॉइंट किया। तो उस कमीशन ने बोला यार सबसे पहले ना तो आप एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर दो। ओके, let's do that. All right, and then secondly उन्होंने कहा कि article 356 should be used very sparingly in extreme cases and only as a large result. Okay, people, this is 1983. Okay, you have one extremely no wait, let me rephrase this properly. इसी क्या हो जाता है ना, जब एक पार्टी बहुत स्ट्रांग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट,
एंड देन देयर आर अ फ्यू रीजनल पार्टीज जो अपने अपनी स्टेट्स में स्ट्रांग होते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि देन इफ देयर आर इफ द डायलॉग इज नॉट करेक्ट, ओके, अगर क्लियर एंड अच्छा डायलॉग नहीं रहा, कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायलॉग नहीं रहा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, देन सीरियसली स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ओके। एंड देन द स्टेट माइट the whole, how do you say, the whole dialogue can be ruined अगर उस स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट्स रूल लाया गया, ओके। अभी क्लियरली और ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन फिर भी अगर उस स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया तो देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ओके। सो इसके लिए कमीशन ने सजेस्ट किया था, सरकारिया कमीशन ने, कि हर बात पे प्रेसिडेंट, जस्ट बिकॉज उस स्टेट में कोई तो सेंटर की बात नहीं माननी है या फिर कोई तो छोटी मोटी बात हो गई है, इसके ऊपर प्रेसिडेंट्स रूल लगाना ठीक नहीं है। इट शुड बी यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली। बहुत एक्सट्रीम केसेस में, सचमुच अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है उस स्टेट में, तो ही इसको यूज किया जाए, और किसी केस में इसको ना यूज किया जाए, ओके। सरकारिया कमीशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन था ये, ओके। वन, एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश ही कर दो अंडर आर्टिकल 263, एंड देन ये वाला चीज कर लो, ओके। नेक्स्ट केम द पंची कमीशन, ओके। पंची कमीशन सेकंड कमीशन था ऑलमोस्ट। अब देखिए, हमने 1983 में फर्स्ट सेटअप किया था, एंड देन वी वेंट अबाउट डूइंग दिस इन 2007, ओके। मदन मोहन पंची थे, फॉर्मर सीजीआई है अपने कंट्री के, तो उनके चेयरमैनशिप के नीचे एस्टैब्लिश किया था, ओके। ऑलराइट, ठीक है। I'm wondering if I have 1 minute and I should go ahead and read about interstate commerce also. Yeah, sure. Let's go ahead and understand interstate trade and commerce. Yeah, you people understand, right? What's interstate, what the interstate center-state relations के ऊपर commissions होंगे, तो वो क्या discuss करेंगे कि center and state के बीच का dialogue ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसा हो. Okay, that is usually what they discuss. It is 6:20 already, so I don't think we should move on with interstate trade and commerce. ये हम कल कराएंगे. Okay, we'll just look at the different things that are available over here. Okay, बाकी के जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बचे उसको कल करा लेते हैं. Polity will be done, people, in the next 1 or 2 days because है नहीं कुछ ज्यादा करने के लिए. There is just one more miscellaneous chapter. हमको थोड़ी बहुत चीजें कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना है पॉलिटी में, and then we'll be done. Okay, ठीक है. Thank you very much for joining me, and you guys take care and stay safe. Okay, bye people.